नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ VMOU कोटा HD3 का पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस वीडियो अपलोड करते ही सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पेपर कोड HD3 है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर, नाटक व गद्य विधाएं तात्विक विवेचना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके था, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके भरत मुनि। दूसरा प्रश्न है, नाटक के तत्वों के नाम उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश का वातावरण यानी देश काल वातावरण। अगला प्रश्न था, जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण की परिभाषा संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। तो जीवनी हो जाएगी आपकी, जीवनी साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर हो जाएगा चौथा, आत्मकथा किसे कहते हैं? तो आत्मकथा जो है, जब लेखक अपने जीवन की कथा को अपने शब्दों में पिरोकर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है तो वो आत्मकथा हो जाती है। संस्मरण है, स्मृति के आधार पर किसी विषय या वस्तु के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 है आपके यहाँ पर, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है और उनके लेखक का नाम बताना है, किसने लिखी? तो ये जीवनी जो है शरत चंद्र की जीवनी है और विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा और आत्मकथाकार का नाम बताना है। तो यहाँ पर आत्मकथा का नाम हो जाएगा अर्धकथा 1661 और लेखक का नाम हो जाएगा आपके यहाँ पर बनारसीदास जैन। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर रंगमंच और संपर्क का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर रंगमंच ये वह स्थान है जिस पर अभिनेता अभिनेत्री आदि अभिनय करते हैं और संपर्क का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ या सम्मिश्रित। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की तरफ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त दो ललित निबंधों के नाम बताइए। मतलब कि जो हजारी प्रसाद जी के अतिरिक्त दो ललित निबंधकारों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके कुबेरनाथ राय तथा विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर एकांकी से संबंधित है। तो एकांकी किसे कहते हैं? तो एकांकी एक अंग वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और लगभग आधे घंटे में क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और इसके देखते हैं हम लघु और निबंधात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो संस्मरण है और रेखा चित्र में अंतर आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर संस्मरण जो है विवरण प्रदान है, एक बार आप समझ लो पहले, क्योंकि समझने से क्या है कि याद आसानी से होता है। तो संस्मरण क्या है? विवरण प्रदान है, जबकि रेखा चित्र क्या है? चित्र प्रदान है। एक अंतर ये हो गया। संस्मरण क्या है? वास्तविक है, जबकि रेखा चित्र काल्पनिक है। संस्मरण किसी महान व्यक्ति पर लिखे जाता है, लेकिन रेखा चित्र सामान्य व्यक्ति का भी लिखा जा सकता है। संस्मरण का विषय कोई एक विशेष व्यक्ति या किसी एक घटना से संबंधित हो सकता है, जबकि रेखा चित्र के विषय विभिन्न हो सकते हैं, मतलब अनेक हो सकते हैं। अगला है, संस्मरण क्या होते हैं? संक्षिप्त होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, जबकि रेखा चित्र क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। संस्मरण में विवरणात्मक शैली होती है और इसमें चित्रणात्मक शैली होती है। तो ध्यान रखना, यही अंतर आपके काम आएगा। संस्मरण का मुख्य रूप से पुरानी बातों को याद किया जाता है। जब हम संस्मरण लिखता है, मतलब कोई लेखक लिखता है, तो संस्मरण जो है पुरानी बातों को याद करके लेखनी का रूप दिया जाता है। जबकि रेखा चित्र जो है ना, व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चित्र, मतलब रेखा के द्वारा जो आज घटित हुआ तो वो कल लिख दिया, वो क्या है? रेखा चित्र है। इसमें उदाहरण देख सकते हैं आप, श्री राम शर्मा जी का शिकार जंगल के जीव रचना है और जैनेन्द्र कुमार ये और वे। और उदाहरण के लिए इसमें रेखा चित्र में जो है महादेव वर्मा के मेरा परिवार है और बीबियाँ हैं, और महादेवी त्यागी जी के जो है मेरी कौन सुनेगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नाटक और एकांकी में अंतर। और एक प्रश्न जो है आपकी जीवनी और आत्मकथा से संबंधित। इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आना तय है। तो नाटक में अनेक अंग होते हैं और इसमें एक अंग होता है। एक अंग वाले नाटक को एकांकी कहते हैं और अनेक अंग वाले नाटक को नाटक कहते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है, 2-3 पात्रों से ही मतलब एकांकी को
पूरा किया जाता है। अगली जो अंतर है वो है नाटक में कथा वस्तु के विकास की प्रक्रिया जो होती है ना, वो गति क्या होती है, धीमी होती है, और इसमें गति जो होती है तेज होती है। यानी नाटक को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो पढ़ने का जो लय होता है ना, वो धीमा होता है, जबकि एकांकी में जो पढ़ने की जो गति होती है ना, वो क्या होती है, तेज होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला अंतर, नाटक में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। अब देखिए, जब नाटक किसी पे लिखा जाता है ना, किसी विषय वस्तु पर, तो उसके मतलब संपूर्ण बातें लिखी जाती हैं, जबकि एकांकी में क्या होता है, एकांकी में किसी एक घटना को लेकर उसका वर्णन किया जाता है, तभी तो आधे घंटे में समाप्त होते हैं। नाटक का आकार एकांकी की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी नाटक का आकार एकांकी की अपेक्षा मतलब अपेक्षा कर दो है बड़ा होता है, जबकि एकांकी का आकार क्या होता है, छोटा होता है। नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण होता है, जबकि इसमें एक घटना का चित्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी किसी दूसरे के जीवन, अब देखिए, जीवनी किसी को लिखते हैं तो किसी व्यक्ति के मतलब दूसरे व्यक्ति द्वारा, लेखक द्वारा लिखी जाती है किसी दूसरे व्यक्ति पर, जबकि आत्मकथा लेखक स्वयं अपने जीवन की जुड़ी घटनाओं को चित्रित करता है। आगे, जीवनी किसी महापुरुष द्वारा लिखी जाती है, सॉरी, जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा किसी की भी हो सकती है, सॉरी, आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है। जीवनी अनुमानित होती है। अब देखिए, कोई जीवनी जब लिखी जाती है किसी की, तो वो अनुमानित होती है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं को लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा क्या होती है, सत्य होती है। जीवनी वर्णनात्मक होती है तो ये कथात्मक होती है। जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है, जबकि आत्मकथा में प्रामाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, कलम का सिपाही और क्या भूलूं और क्या याद करूं, ये हमारे पाठ्यक्रम में भी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। नाटक का अर्थ व स्वरूप बताते हुए नाटक के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। तो नाटक की परिभाषा संबंधित एक प्रश्न छोटा भी पूछ सकते हैं आपको, तो आपको ये बताना है, जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदयों में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दृश्य काव्य किसे कहते हैं, तो नाटक का दूसरा नाम दृश्य काव्य है। यानी कोई चीज को देख कर हम जो देखने की अनुभूति को क्या कहते हैं, दृश्य कहते हैं, जो नाटक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाटक के विभिन्न तत्व। तो आपको पहला एक छोटा प्रश्न था, उसमें बताया था, तो इसको एक बार आपको पढ़ लेना है, एक बार आपको पढ़ लेना है, और आपको ये रटना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें। एक तो कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, यहाँ पर देश काल वातावरण डबल लिख दिया गया है, और उद्देश्य भी लिखना है। इनको याद करके इनके बारे में एक बार पढ़ लेना है, तो आपका ये बहुत निबंधात्मक प्रश्न आएगा, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कथा वस्तु के बारे में आप देख लो, और चरित्र चित्रण के बारे में देख सकते हैं। ये हम शुरू करते हैं। विभिन्न साहित्य विधाओं की तरह नाटक की कथा वस्तु भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नाट्य शास्त्र में वही कथानक उत्तम माना गया है जिससे सर्वभाव, सर्वरस तथा सर्वक्रमों की प्रवृत्ति तथा विभिन्न अवस्थाओं का विधान हो। चरित्र चित्रण जो है नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। कथोपकथन देख सकते हैं आप, कथोपकथन नाटक का क्या है, प्राण तत्व है, आप देख लेना। और देश काल वातावरण जो है, देश नाटक में देश काल का निर्वाह जो है, निर्वाह भी होता है। इसमें तत्वों का निर्वाह अभिनय, दृश्य विधान, पात्रों की वेशभूषा, आचार विचार, संस्कृति, रीति रिवाज आदि के द्वारा होता है। उद्देश्य देख सकते हैं, नाटक में किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर चलता है, यानी जो नाटक लिखते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है। अब दूसरा पार्ट आपके यहाँ पर आ जाता है, नाटक को है धुरु स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्नोत्तर। तो देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपका है, जयशंकर प्रसाद की 2 नाटकों के नाम बताइए। तो नाटक जो धुरु स्वामिनी है उसके अलावा आपको बताना है, तो चंद्रगुप्त हो जाएगा, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त एवं विशाखा। अगला दूसरा प्रश्न है, धुरु स्वामिनी नाटक के नायक और खलनायक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नायक आपके यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त, और खलनायक हो जाएगा आपके शंकरराज। अगला प्रश्न है, कलाधर किसका उपनाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम है कलाधर। और लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपके धुरु स्वामिनी नाटक की मूल संवेदना स्पष्ट करते हुए केंद्रीय भाग में धुरु स्वामिनी की चरित्र चित्रण की विशेषता बताई। ये 2 प्रश्न बनते हैं आपके, इस दोनों में से एक आएंगे, यानी कि धुरु स्वामिनी की मूल संवेदना पूछ सकता है आपको, या
केंद्रीय भाव पूछ सकता है, या ध्रुव स्वामिनी के चरित्र चित्रण की विशेषता पूछ सकता है। तो मूल संवेदना क्या है, आपको इसके बारे में बढ़ते हैं। तो बहुत सरल तकनीकी से मैंने बनाई है यहाँ पर मूल संवेदना। जयशंकर प्रसाद के नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी की शुरुआत स्त्री पुरुष के असंतुलित संबंधों की स्थिति से हुई है। इसमें उन्होंने इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रित किया है। ध्रुव स्वामिनी जिन ऐतिहासिक पात्रों को प्रसाद ने लिए हैं वे जीवंत चरित्र हैं जो जीवन के महान सत्य को उजागर करते हैं। मानव जीवन की गहन जटिलताओं को प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में चित्रित किया है। इस नाटक की मूल संवेदना नारी स्वातंत्र्य की चेतना को अभिव्यक्त करना है, प्रदान करना है। एक छोटा प्रश्न आ जाए तो आपको ये मूल संवेदना आप लिख सकते हैं। प्रसाद ने अपने नाटक में नारी की अस्तित्व, अधिकार, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया है। इसके लिए जयशंकर प्रसाद ने अपने समय और समाज में व्याप्त कुछ ज्वलंत प्रश्नों को नाटक का विषय बनाया है। विषय के बारे में पूछे तो ये लिख सकते हैं। भारतीय समाज में प्रारंभ में नारी को सम्मान प्राप्त है, जो मध्य युग में कहीं ना कहीं विलीन हो गया है। इतिहास भी इस बात का पुष्टि करता है कि जो समाज औरतों का सम्मान नहीं करता उसका अवश्य ही पतन होता है। यानी इतिहास भी कहता है कि भाई जो समाज औरतों का सम्मान नहीं करता है ना, उसका मतलब कभी ना कभी पतन अवश्य होगा। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न तो आना ही, इन दोनों में से एक तो प्रश्न आपको कल जरूर मिलेगा। तो इसमें चरित्र चित्रण बता सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है मर्यादित एवं स्त्री गरिमा से युक्त थी, अत्याचार का सामना करने वाली थी, व्यवहारिक एवं बुद्धिमानी थी और आत्मगुरु की भावना से ओतप्रोत थी। इसमें आपको पढ़ के जो है आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और आत्मगुरु की भावना से ओतप्रोत देख सकते हैं। अगला जो पार्ट है आपके एकांकी जो है महाभारत की एक सांझ। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा, महाभारत की एक सांझ किस विधा की रचना, तो आपको बताना है एकांकी, और रचनाकार का नाम पूछे तो बताना है भारत भूषण अग्रवाल। तो इसमें याद करने का तरीका है, महाभारत आते ही भारत भूषण अग्रवाल दे देना, भारत भूषण, यानी कि यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल याद करने का तरीका। महाभारत की एक सांझ किस विधा की रचना है, तो अभी पहले बता ही दिया गया है, एकांकी है। महाभारत की एक सांझ एकांकी में वर्णित समय और स्थान बताना है। समय कौन सा है, समय है आपकी महाभारत के पुराने काल में घटित कौरव पांडव के बीच युद्ध व उनकी स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि ये जो महाभारत की एक सांझ जो एकांकी है, ये कौरव और पांडवों के बीच लड़े गए युद्ध के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, महाभारत की एक सांझ एकांकी के प्रमुख पात्रों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इसके प्रमुख पात्र भीम, युधिष्ठिर और दुर्योधन आते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसके पापों का ये परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण फल हमें मिला। ये कथन जो है धृतराष्ट्र ने कहा था अपने मंत्री संजय से। अगला प्रश्न आपके लघुत्रात्मक और दीर्घ लघुत्रात्मक। महाभारत की एक सांझ एकांकी के तत्वों के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। तो आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा, कथा वस्तु जो है आपको बतानी है, और चरित्र चित्रण आपको यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, मेरे नंबरों पे आप हाय हेलो लिख देना, इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मुझे आपसे ना पैसे चाहिए ना कोई और चाहिए, मैं आपको पीडीएफ फ्री कर दूंगा, फ्री दे दूंगा, लेकिन आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है आपके प्रेम भरा सब्सक्राइब। तो इंतज़ार रहेगा आपकी हाय हेलो का, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और मुझे आप पर विश्वास है आपको पीडीएफ मिलते ही आप मुझे सब्सक्राइब कर दोगे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम भावात्मक निबंध उत्साह की तरफ। रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि संग्रह से संकलित निबंधों के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर चिंतामणि भाग 1 के जो संग्रह है वो 17 है। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, मनोविकार संबंधी निबंध और सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य की कसौटी क्या है। गद्य, तो गद्य की कसौटी हो जाएगी आपके यहाँ पर निबंध, गद्य की क्या है, कसौटी है। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की विषय वस्तु तो यहाँ पर अभी पढ़ी थी, तो यहाँ पर हो जाएगी मनोवैज्ञानिक, साहित्य तथा सैद्धांतिक सभी प्रकार के निबंध लिखे थे, और उत्साह और आशा में अंतर बताना है।
इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिसमें आगे हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है और उस आशा के बल पर दुगुनी गति से आने से दुगुना लाभ मिले, तो उस समय जो हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या है, उत्साह है। अगला प्रश्न है, उत्साह निबंध का सार देख सकते हैं आप। और नाखून क्यों बढ़ाते हैं, अशोक के फूल पाठ है, और अशोक के फूल निबंध के रचयिता के नाम बताने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखने का तरीका अशोक के फूल, तो हजारी अशोक का फूल जो है हजारी का फूल भी होता है, तो इससे संबंधित करके आपको इसका लेखक याद रखना है ना। अशोक आता ही हाँ भाई, अशोक फूल, हजारी फूल, तो नाम जो है याद करने में अच्छा तरीका रह जाएगा। नाखून किस बात की निशानी है, तो नाखून जो है पशुता का प्रतीक है और उसका काटना मनुष्यता की क्या है, निशानी है। नाखून क्यों बढ़ाते हैं, निबंध में द्विवेदी जी का संदेश बताना है, तो द्विवेदी जी का कहना है कि मानव को अपने जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाने देना मनुष्य के अंदर चलने वाली बर्बर पशुता की पहचान है तथा अस्त्र शस्त्रों की बढ़ोतरी को रोक देना मनुष्यत्व का अनुरोध तथा मानव की पहचान तथा उनकी आवश्यकता है। लघुतरात्मक प्रश्न देख सकते हैं। पहला लघुतरात्मक प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी जो पुस्तक है आजाद वन वृक्ष सीरीज में 40 पेज नंबर पर आप देख सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ा निबंध का सार। आप पढ़ लेना, कोई भी आपका प्रश्न आ जाए उसमें यह चीज़ आप लिख देना। एक एक चीज़ इसकी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जितनी भी लिखी गई है एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ाते हैं, निबंध की भाषा शैली बता सकते हैं। और अथवा में जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा की विशेषता पर प्रकाश डाले। कोई भी प्रश्न आए तो आपका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, तो पाठ्यक्रम में निर्धारित राम शर्मा विलास के निबंध का नाम जो यहाँ पर है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। आगे तुलसी की सामाजिक जिम्मेदारी का आशय संक्षिप्त में लिखिए, तो तुलसीदास की भक्ति भावना लोक मंगल से प्रेरित है। उन्होंने उन्हें राम के चरित्र में शील शक्ति और सौंदर्य को विकसित करके लोक संग्रह की साधना के मार्ग को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक थे, तो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक थे। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव। दोस्तों इसमें से एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है, वो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। भोलाराम का जीव में लेखक ने सरकारी दफ्तरों में व्यर्थ भ्रष्टाचार प्रति का व्यंग्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, समझ की परीक्षा में आ गया। आगे बढ़ते, भोलाराम का जीव फाइलों में क्यों अटक पड़ा, तो भोलाराम का जीव अपनी फैशन की फाइल में जा छिपा। अपनी फैशन का दिन रात इंतजार करते उसकी मृत्यु हो जाती है। अंत में मरते समय फैशन उसके मन पर छाई रही। यानी भोलाराम का जीव जो है, उनका जो जीव है वो फैशन की फाइल में छिप गया और अपने फैशन का दिन रात इंतजार करते करते क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और मरते समय उसके मन में एक ही बात रही, फैशन। और इस फैशन के मोह में ग्रस्त होकर उसमें छिप गया और वहाँ से स्वर्ग को भी राजी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है, आपका प्रश्न नहीं आएगा तो ये आपके निबंधात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न में काम आएगी। भोलाराम का जीव कहानी के लेखक कौन है, तो हरिशंकर प्रसाई। ऐसा भी पूछा जा सकता है ये किस विधा की रचना है, तो व्यंग्य विधा। तो आपको जितने भी आपके पाठ हैं उनमें आपको लेखक और किस विधा की रचना से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, तो ये भी आप हर पाठ में से देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है आपके यहाँ पर वो आपको बता दिया गया है, भोलाराम का जीव। इसमें हर चीज़ पढ़ने योग्य है। तो भोलाराम का जीव कहानी में परसाई जी की एक उद्देश्यपरक व्यंग्य रचना है। इस कहानी में उन्होंने सरकारी कार्यालयों में व्यक्त भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता की स्थिति, कर्मचारियों की कर्तव्यहीनता, लाल फीताशाही तथा स्वार्थ प्रवृत्ति का पर्दाफाश किया है। लेखक का कहना है कि आज चालाकी, झूठ, जालसाजी एवं रिश्वतखोरी का चारों ओर पर बोलबाला है। समाज की प्रत्येक श्रेणी का व्यक्ति इस रिश्वतखोरी एवं चालाकी के रोग से ग्रसित हैं। यहाँ पर रोग किसे बताया है, व्यक्त भ्रष्टाचार को रोग बताया है, स्वार्थ प्रवृत्ति को रोग बताया है, कर्तव्यहीनता यानी कर्मचारियों की कर्तव्यहीनता को यहाँ पर लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप से, मतलब ये व्यंग्य कर रहा है। तीखा व्यंग्य किस पर कर रहा है, जो बातें हमने पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए और किस पर व्यंग्य किया। लेखक ने सबसे पहले कारीगरों, ठेकेदार, इंजीनियर पर व्यंग्य किया। इसके पश्चात उन्होंने सरकारी दफ्तरों की दुर्दशा पर व्यंग्य किया है। और उसके बाद रिश्वत लेने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। तो ये पूरी चीज़ पढ़ने योग्य है। अगला पार्ट है आत्मकथा। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको बता दें तो तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिवंश राय जो हैं किस वाद के प्रवर्तक थे। हरिवंश राय जो थे वो अलाहाबाद के प्रवर्तक थे। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो आपके अमिताभ बच्चन के पिता हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंडों के नाम लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है मेरा बचपन आत्मकथाकार का नाम लिखना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। और व्यक्तित्व के बारे में आप बता सकते हैं इनके जन्म, मृत्यु, पिता माता क्या थे। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, माता का नाम सरस्वती था। और शायद इन्होंने 2 बार विवाह किया था। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ होगा, ये देखिए आप। एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। 2 विवाह किया इन्होंने, आपको पढ़ कर देख लेना। अगला है जीवनी। लम्हे में जन्म और मृत्यु, कलाम का सिपाही, अंश, अमृत राय। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है अमृत राय ने कौन सी जीवनी लिखी। तो लम्हे में जन्म और मृत्यु। अगला 17 प्रश्न में एक प्रश्न ही महत्वपूर्ण बनता है, आपको देख लेना। यात्रावर्त आखिरी चट्टान, मोहन राकेश। तो यात्रा वृतांत जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित यात्रा वृतांत, उनके लेखकों के नाम लिखे। तो यात्रावर्त क्या है, आखिरी चट्टान तक। और लेखक कौन है, मोहन राकेश। इसमें एक व्याख्या बन रही है दोस्तों, आगे बताऊंगा। इसमें व्याख्या ये नहीं पूछेगा तो व्याख्या जरूर पूछेगा। 18वां पाठ है संस्मरण, घीसा महादेव वर्मा। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है घीसा ने जलेबी का बंटवारा कैसे किया। तो लेखिका द्वारा जलेबियां बांटने पर सबके हिस्से 5-5 आई। घीसा ने 2 जलेबियां छप्पर से अपनी माँ के लिए रखी और 1 जलेबी अपने पीले को दी और 2 स्वयं खाई। घीसा के व्यक्तित्व का परिचय या चारित्रिक विशेषता भी पूछ सकता है। ये देखिए जो अभी मैं बोल रहा था ये व्याख्या। तो एक व्याख्यात्मक प्रश्न आएगा, आपको किस तरीके से करना है, किस भाषा शैली का प्रयोग करना है, वो आपको मैं एलडोपी में बोधाराम का जीव। ये देख सकते हैं मेरा थोड़ा वीडियो मिस्टेक हो गया, कहाँ से शुरू करना था। 15 पार्ट में जो प्रश्न थे ये आप देख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन किस बात के प्रवर्तक थे। आपको जो मैं बताने वाला था एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा और घीसा से संबंधित ये प्रश्न उत्तर है। घीसा का चरित्र चित्रण पूछ सकते हैं। तो आपको मैं बताने वाला था व्याख्यात्मक प्रश्न। तो व्याख्यात्मक प्रश्न कैसा पूछेगा, आपको किस तरीके से उत्तर देना है। तो सूर्य का गोला यहाँ से लेकर ये जो है आपको बताया जा रहा है। तो ये कहाँ से लिया गया है, आखिरी चट्टान से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस तरीके से करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्रसंग या संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान यात्रा वृत्त से उद्धृत किया गया है। इसमें लेखक ने कन्याकुमारी की सूर्यास्त का मनोरम चित्रण सहज ढंग से प्रस्तुत किया जिसका विस्तृत स्वरूप व्याख्या में है। तो इस संबंधित इस भाषा शैली का प्रयोग करते हुए आपको प्रसंग या संदर्भ को पूरा करना है। और ये भाषा शैली हर प्रसंग या संदर्भ में आप लिख सकते हो। चेंजेस क्या करना है, कहाँ से लिया गया है, लेखक का नाम प्लस रचना, और थोड़ा किस बारे में मतलब ये जो प्रसंग है किस बारे में है वो लेकर आपको यहाँ पर लिखना है। व्याख्या इससे संबंधित लिख देना है आपको। और विशेष में जो चीज़ें हैं लिखनी है, भाषा सहज सरल सुबोध तथा शैली वर्णात्मक है, अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है और किसके बारे में लिखा गया थोड़ा ये बता देना है। और ये आपको यहाँ पर दिख रही हैं विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं, ये आपको सबको देख देख कर आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 ये और एक 5 व्याख्या में से 1-2 व्याख्या जरूर आएगी। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल के उत्साह निबंध की विषय वस्तु बतानी है। नाखून क्यों बढ़ाते निबंध का सार अपने शब्दों में लिखना है। और एक और व्याख्या है मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, ये भी व्याख्या आपको देखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य में लेखक की प्रकृति की चेतना को स्वर्ण उद्घाटित कीजिए। 5वां प्रश्न है भ्रष्टाचार के मानवीय संवेदना और सहानुभूति को समाप्त कर दिया है। बोधाराम के जीव कहानी के संदर्भ में आपको बताना है। बोधाराम का जीव नामक कथन में बोधाराम का चरित्र चित्रण की मतलब चरित्र किस प्रकार उद्घाटित हुआ है बताना है। क्या भूलूं और क्या याद करूं, लेखक में बचपन की घटनाओं का चित्रण के जो अंश है उनको आधार पर आपको वर्णन करना है। और एक व्याख्या यहाँ पर एक और है आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न है मोहन राकेश रचित आखिरी चट्टान तक वर्णित यात्रा के अनुभवों पर प्रकाश डालिए। 10वां प्रश्न है
घिसा, यहाँ पर घिसा लिखना था। घिसा के चरित्र चित्रण की विशेषता को लिखना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और आपको यदि पीडीएफ की आवश्यकता है तो इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी आपको। इस पर आपको हाय या हेलो भेज देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो के थोड़ा अंत में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। आप मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे प्रेम से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।